हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। अगर आपका एग्जाम इस साल होने वाले हैं तो आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन लेकर आ चुके हैं, क्योंकि जो है क्वेश्चन बैंक से जो है आप सभी के एग्जाम में 50 से 60% जो है वो लगभग हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2022 में पूछे गए ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आप सभी अंत तक बने रहेगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि विभवमापी के दो उपयोगों को लिखें। तो सबसे पहले जो लिखेंगे कि विभवमापी के दो उपयोग निम्न प्रकार से हैं, यानी कि निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है, विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। और दूसरा जो है, विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने में विभवमापी का उपयोग करते हैं। तो हम लोग दोनों आसानी से जान चुके हैं कि विभवमापी के द्वारा दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना होता है, और दूसरा है कि विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, ये लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं पूछा गया था। तो जब किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर प्रकाश अगर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और आपको ये एक बार में भी याद करना होगा, तो आप याद कर सकते हैं कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ दोस्तों, मान लीजिए प्रकाश जा रही है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कंकड़ पड़ जाए तो वह तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाती है। तो इस घटना को जो है प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह आंशिक रूप से मुड़ जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। और इतना तो साफ जरूर ही लिखा गया है ताकि आपको A to Z पढ़ा रहा होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। तो यहाँ पे नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। नारंगी और पीला रंग के लिए, तो नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड इस प्रकार से है कि नारंगी का जो है 3 होता है और पीला का जो है 4 होता है। ये भी प्रश्न उत्तर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और लाल रंग अगर कहेगा तो लाल रंग का क्या होता है, तो 2 होता है कलर कोड, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से बोल सकते हैं नारंगी का 3 होता है और पीला का 4 होता है, और लाल का पूछेगा तो लाल का हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है और आपको A to Z याद भी हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पहले से ही मालूम होता है। यानी कि 60 से 70% आप सभी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको बिल्कुल ही आना चाहिए दोस्तों। इसलिए जो है हम ईयर वाइज जो है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करवा ही रहे हैं, और आप सभी को याद जरूर ही कर लेना चाहिए ये सभी प्रश्न उत्तर। A to Z आपको लड़ेगा क्वेश्चन बैंक से दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न था कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाइए। कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपनी अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, ये तो है प्रिज्म। जब यहाँ से अगर प्रकाश से जा रही है तो यह अवयवी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में। तो ये जो घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से समझ सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपनी अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी ये इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि नमन कोण को परिभाषित करें। तो नमन कोण पूछेगा या नति कोण का है, ये दोनों सेम ही होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण जो चुंबकीय या मियोतर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है, तो इस कोण को ही नति कोण या नमन कोण के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको A to Z ये याद भी हो गया होगा कि पृथ्वी के किसी स्थान पर बनने वाला वह कोण
जो चुंबकीय या मयोत्तर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज के साथ बनता है, तो इस कोण को ही नति कोण या नमन कोण के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार भी अगर अच्छे से दोस्तों देख लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। आप सभी क्या कीजिएगा, इन सभी प्रश्न को जो है कॉपी पर जरूर ही उतारने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर उतारते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा A to Z। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और ये प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा एवं मात्रक लिखें। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न तो हम लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है और इसकी मात्रक लिखें दोस्तों। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। याद हो गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसका ए से मात्रक वेबर होता है, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो जाएगा, या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बाई चांस अगर बीमीय सूत्र पूछ देगा तो बीमीय सूत्र क्या होगा, तो ml का टी के पावर -2 और ए इन्वर्स होता है। देखिए, बीमीय सूत्र और मात्रक जरूर ही याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा देता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। और यहाँ पे बीमीय सूत्र क्या होता है, तो ml का टी के पावर -2 और ए इन्वर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे A to Z की चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा वेबर, या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। और बीमीय सूत्र ml का टी के पावर -2 और ए इन्वर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ये प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण को समझाए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बार बार बोर्ड एग्जाम में ये आता भी है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसका मात्रक जो है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और बीमीय सूत्र AL स्क्वायर होता है। याद रखें दोस्तों कि किसी चुंबक के प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल को ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और बीमीय सूत्र AL स्क्वायर होता है। याद रखें दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो आगे भी आपको A to Z समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न लॉरेंज बल क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि लॉरेंज बल क्या होता है। कि जब Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं, या इसे चुंबकीय बल के नाम से भी जानते हैं। याद रखें दोस्तों कि चुंबकीय बल के नाम से इसे जानते हैं भी हैं। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो यही लॉरेंज बल को ही कहा जाता है। याद रखेगा कि जब Q आवेश से आवेशित कण v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लॉरेंज बल या चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। और वेक्टर A बराबर क्या हो जाएगा, तो Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। और A बराबर क्या, QVB साइन थीटा होता है। ये भी याद रखें दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा कि जब Q आवेश से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। और गणितीय मान जरूर ही याद रखेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है इसके गणितीय मान, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे प्रश्न के तरंगाग्र क्या होता है, तो बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है और आपको A to Z याद भी हो जाएगा। अभी ही कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण सामान्य कला में कंपन करता है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण सामान्य कला में कंपन करता है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को ही तरंगाग्र के नाम से जानते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार भी अगर अच्छे से याद देख लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि किसी प्रकाश स्रोत के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर माध्यम के कण सामान्य कला में कंपन करता है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को ही तरंगाग्र कहते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युतीय विभव की परिभाषित करें। बिल्कुल ही आसानी से पूछा गया था कि विद्युतीय विभव क्या होता है, तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है तो उसे उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव का मात्रक जो है वोल्ट होता है, ये भी याद रखें दोस्तों, वोल्ट। तो याद हो गया होगा कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युतीय विभव कहते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं।
बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबक की अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। तो इसे भी बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे दोस्तों कि चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह नॉर्थ और साउथ पोल पर ये उसका अलग अलग से उसका ध्रुव होता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों को मानक स्थितियां कहा जाता है। इसमें एक स्थिति चुंबक के अक्ष पर होती है, तो इसे ही चुंबक की अक्षीय स्थिति कहते हैं। आसानी से दोस्तों याद कर सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों को मानक स्थितियां कहा जाता है। इसमें एक स्थिति चुंबक के अक्ष पर ही होती है, तो इसे चुंबक की अक्षीय स्थिति के नाम से जानते हैं कि अक्षीय स्थिति कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे धरातीय प्रतिघात को समझाइए, यानी कि धरातीय प्रतिघात क्या होता है। तो किसी एसी सर्किट में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि सर्किट में करंट के कारण उत्पन्न विरोध को ही धरातीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से सूचित करते हैं। इसका गणितीय मान जोड़ी याद रखें दोस्तों, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो किसी एसी सर्किट में करंट के कारण उत्पन्न विरोध को ही धरातीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्स सी से सूचित करते हैं। एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अल्फा किरणों के दो गुणों को लिखें। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को सबसे पहले लिखना है कि अल्फा किरणों के दो गुण जो है निम्नलिखित होते हैं। पहला है कि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही कम होती है, क्योंकि सबसे अधिक भेदन क्षमता वह गामा किरणों की ही होती है। और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती है। और जो अल्फा किरणें होती है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है प्रभाव डालती है। तो हम लोग को याद हो गया होगा कि अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है और ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट पर जो है प्रभाव डालती है। आसानी से दोस्तों दो गुण याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझाएं। तो बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों समझेंगे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो तथा विद्युत धारा का मान अलग अलग हो, तो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान समान हो तथा विद्युत धारा का मान अलग अलग हो उसे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। तो सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, ये भी प्रश्न तो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आसानी से दोस्तों ये लिखा गया है और आपको याद हो गया होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को ही आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर गेट और ऑर गेट के बुलियन व्यंजक और सत्यता सारणी क्या होता है। तो नॉट गेट का क्या होता है, तो एक होता है निर्गत, एक होता है निवेश। तो यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। तो ये बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 1। देखिए जहाँ 0 रहेगा वहाँ 1 हो जाएगा, अगर जहाँ 1 रहेगा तो वहाँ 0 हो जाएगा। अगर 1 और 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वहीं नॉट गेट के लिए क्या होता है, तो y बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर नहीं, यहाँ पे बार हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, ठीक है, ये नॉट के लिए। और यहाँ पे और गेट के लिए क्या होता है कि यहाँ पे बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो y बराबर होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे बुलियन व्यंजक यहाँ पे दिया गया है, तो एक तरह इनपुट है ए और बी और ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, y बराबर ये आउटपुट के। और 0 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 1 1 और 0 रहेगा तो 1 और 0 और 1 रहेगा तो 1 और 1 1 रहेगा तो 1। क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में क्या होता है इसमें कि 1 और 0 का ही इसमें उपयोग किया जाता है, 1 और 0 अन्य अंक नहीं होता है। और आप कहेंगे कि 1 1 जोड़ेंगे
1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बिल्कुल गलत बात हो जाएगा क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम में नहीं आता है। आप कंप्यूटर अगर पढ़े होंगे तो इसमें 0 और 1 का ही यूज किया जाता है, तो इसलिए जो है 1 1 बराबर 1 ही होता है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विआधारी अंक पद्धति को समझाए। तो द्विआधारी में क्या होता है, 0 और 1 से बने अंक को ही द्विआधारी अंक पद्धति कहते हैं। जैसे 1 0 1 1 0, ये बेस में 2 हो जाएगा, ये द्विआधारी अंक होता है। और चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो वैसी तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आसानी से लिखा गया है और आपको याद भी हो गया होगा कि वैसी तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो अब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी करते हैं दोस्तों, जय हिंद।